आज की वीडियो में स्वागत आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है फ्यूचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फीचर संजीव सन्याल संदीप महेश्वरी। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें। इनके चैनल को लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मेरा नाम संजीव सान्याल है। मेरे दो प्रोफेशंस हैं, एक मैं लेखक हूँ और दूसरा मैं इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री हूँ। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की और फिर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं 3 साल उसके बाद था एज अ रोड स्कॉलर, और उसके बाद मैं तकरीबन 22 साल तक फाइनेंशियल मार्केट्स में मैंने काम किया। 2017 में भारत वापस आया क्योंकि सरकार से मुझे पूछा गया कि मैं वापस आके आर्थिक सलाहकार के रोल में मैं गवर्नमेंट में काम करूंगा या नहीं। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर मैं फाइनेंस मिनिस्टर, तब जेटली जी थे, तो उनका मैं प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद निर्मला जी के साथ भी मैंने काम किया। तो कोविड के पीरियड में मैं प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र था गवर्नमेंट का, और पिछले 18 महीने से मैं प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार के रूप में प्राइम मिनिस्टर के टीम में काम करता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी बुलिश ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इसके पीछे के फंडामेंटल्स जो हैं, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, तो कुछ नेगेटिव भी होगा और कुछ पॉजिटिव भी होगा। तो अगर दोनों तरफ आप थोड़ा सा बता सके हम लोगों को लेमैन लैंग्वेज में कि 10 साल के स्टैंड पॉइंट से अगर कोई है जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, स्टॉक मार्केट में कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, या जॉब मार्केट में है, बिजनेस में है, तो गोइंग फॉरवर्ड इंडिया एज एन इकोनॉमी एट अ ग्लोबल लेवल हम कहाँ देखते हैं, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियलिस्टिकली, और उसमें क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है। पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको अभी की परिस्थिति के बारे में बताता हूँ, फिर अगले 10-20 साल के बारे में आगे जाके बात करेंगे। तो अभी जो परिस्थिति है कि देखिए, आपको मालूम है कि कोविड के कारण से दुनिया की अर्थव्यवस्था पे कितना प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा। और यूरोप हो या अमेरिका हो या बहुत जगह अभी रिसेशन चल रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था कहीं कहीं तो टूट गई है। वहाँ जो महंगाई दर है हमारे से कहीं ज़्यादा है। आप अभी यूके का लीजिए, वो तो कुछ देर तक डबल डिजिट इन्फ्लेशन भी देख रहे थे। तो ये एक तरीके से हमारी ये उपलब्धि है कि हमारे इर्द गिर्द के देश तो एकदम पूरी तरह से टूट गए हैं। जैसे श्रीलंका लीजिए, पाकिस्तान लीजिए, इनके अर्थव्यवस्था की परिस्थिति बहुत ही खराब है। तो उस संदर्भ में आप अगर देखें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अभी जो विकास दर है 7.2% से पिछले साल, और इस साल भी 6.5 से 7% के बीच में हम लोगों का विकास दर होगा। वो दुनिया के सबसे टॉप विकास दर है इस वक्त, चाइना से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब नहीं है कि सब समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया के हम नंबर 1 लेवल पे हैं। और साथ साथ क्या होता है, अगर विकास दर ज़्यादा हो तो महंगाई दर में प्रेशर पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में मांग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सिस्टम में इन्फ्लेशन का प्रेशर है। लेकिन हम लोगों ने उसको इस तरीके से मैनेज किया है कि मोटा मोटी जो महंगाई दर है वो भी 4% के इर्द गिर्द है। एक बीच में ऊपर गया था, फिर हम लोगों ने इसको कंट्रोल में ले आए हैं। और दुनिया में अगर तेल का जो दाम है अगर नीचे आ जाए तो हमारे यहाँ हम इस परिस्थिति में रह सकते हैं। अभी भी हम लोग तेल का आयात करते हैं तो हम लोग दुनिया के पे निर्भर हैं, लेकिन इस वक्त कोई महंगाई का जो प्रेशर है कम है। तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि अगर विकास दर बरकरार रहे तो स्वाभाविक है इससे जो नौकरियां और दूसरे जो चीज़ें चाहिए, इनकम्स वगैरह जो हैं वो बढ़ती रहेंगी। और इसको एक तरीके से बनाए रखना, यही इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। जैसे आज हम लोग कहते हैं चीन का इकोनॉमी का देखिए 25 साल में किस तरीके से बदलाव आया है। उन लोगों ने क्या किया, उसी विकास दर को ऊंचा रख के उसको मल्टीप्लाई करते गए। आप सब कंपाउंड इंटरेस्ट रेट समझते हैं, कंपाउंडिंग समझते हैं, राइट। यही है खेल। आप एक साल में आपको अमीर बनना नहीं है। अगर हमको आज से 25 साल में विकसित देश बनना है तो यही कंपाउंडिंग प्रोसेस को चलाए रखना है। तो आप किसी एक साल में अचानक से अमीर नहीं बन सकता, कोई विकसित नहीं हो सकता, लेकिन इस चीज़ को कंपाउंड करते जाना। तो हम लोग पिछले साल 7% में बढ़े,
इस साल भी शायद 7% के इर्द गिर्द होगा। इसी को मोटा मोटा चलाते जाए और कुछ साल जब दुनिया की परिस्थिति अच्छी होगी तो हम लोग 8% पे चले जाएंगे, 9% भी जा सकते हैं। लेकिन हर एक परिस्थिति में ज़्यादा एक्सेलरेटर पर दबाना नहीं चाहिए। क्यों? अगर मैं हमारी जो अर्थव्यवस्था है मैं अभी 9% पे चला दूं, किसी तरह से घसीट के गवर्नमेंट से खर्च करके आरबीआई को बोलूं इंटरेस्ट रेट घटा दो, सब करके ठीक है, एक साल हमारा इकॉनमी चल पड़ेगा, हाँ 9% पे चल पड़ा, बहुत खुश हो गए। लेकिन क्या होगा? हमारा डिमांड बढ़ गया तो हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, दुनिया से, चीन से, इधर से हम लोग सब सेवाएं चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। लेकिन दुनिया में है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी परिस्थिति वहाँ पे रिसेशन चल रहा है या फिर वहाँ पे थोड़ा सा, तो अगर हम लोग ज़्यादा तेज चलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एक असंतुलन हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी इकोनॉमी के चलाना सबसे जितना तेज चला सकते हो वैसा नहीं करना चाहिए, परिस्थिति के अनुकूल आपको चलाना है, यही है। इसीलिए इसमें ध्यान देना पड़ता है। ज़्यादा तेज चलाएंगे तो महंगाई दर बढ़ जाएगी, आपका करंट अकाउंट फिसल जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप बहुत कम चलाएंगे, मतलब टाइट करके रखेंगे, तो देश में नौकरियां नहीं बढ़ेंगी। तो एक मैं कहूँगा एक इक्विलिब्रियम बैलेंस शब्द सही नहीं है, एक संतुलन करके चलाना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है और वो परिस्थिति के अनुकूल करना पड़ता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी आप रोड के अनुसार चलाते हैं ना, कभी कभी साफ रास्ता मिलता है, कभी गड्ढे वाला। तो गड्ढे वाले रास्ते में 100 किलोमीटर पे चलाएंगे तो गाड़ी क्या होगा? थोड़ी देर तेज चलेंगे फिर एक कार क्रैश हो जाएगा। तो इस वक्त हम लोग 7% के इर्द गिर्द चला सकते हैं इस गाड़ी को। और क्या हुआ है कि पहले हम लोग इसको सस्टेन नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था या ब्यूरोक्रेटिक बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स थे। तो मैं नहीं कहता कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अब एकदम वर्ल्ड क्लास हो गया और कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले से कहीं अच्छा है। आप अगर हाईवेज पे जाएंगे, हमारा मोटा मोटा अच्छा हाईवे आपको दिखेगा। हमारे जो एयरपोर्ट हैं वर्ल्ड क्लास हैं। 4G तो है ही, अभी 5G का भी रोल आउट हो रहा है, अभी देखिए इसका भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो मोटा मोटा मैं जो कह रहा हूँ, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्वालिटी है वो पहले से कहीं अच्छा निकला है। साथ साथ बहुत जगह ऐसे थे जहाँ ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स थे, उनको एक एक करके हम हटा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब बहुत साफ़ हो गया है। मैं नहीं कहता कि GST में कोई समस्याएं नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर GST को भी लें, इसके समस्याओं के साथ भी लें, लेकिन पहले जो कर व्यवस्था थी उसके मुकाबले अभी का GST सिस्टम जो है मोटा मोटा साफ है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखा जाए आगे, अगर अगले 10 साल की हम बात करते हैं, 20 साल की बात करते हैं, तो क्या ऐसा है जो हमें सही करना होगा फ्रॉम द कंट्री स्टैंड पॉइंट, लुकिंग एट द ग्लोबल सिनेरियो, और क्या है जो गलतियां हैं जिनको हमको अवॉइड करना होगा? तो इस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था का $4 ट्रिलियन से थोड़ा सा कम है इस वक्त। तो इसका मतलब है दुनिया का जो साइज में अगर देखें तो हम अभी 5वें नंबर पे हैं। गरीब अभी भी हैं क्योंकि हमारी आबादी बहुत है, तो इसका मतलब पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है। लेकिन सिर्फ साइज की तरह से देखें तो हम लोग 5वें नंबर पे हैं। हमारे आगे जर्मनी है, थोड़ा ही आगे, उसके बाद जापान, फिर चीन, फिर अमेरिका। अगले 1-2 साल में हम लोग जर्मनी से आगे निकल जाएंगे। उससे आगे जाएंगे, $5 ट्रिलियन के इर्द गिर्द है जापान, वो भी शायद 2028 ले लीजिए, वहाँ तक हम लोग उनको पार कर जाएंगे। इसके बाद चीन $16 ट्रिलियन पे है, तो 5 से $16 ट्रिलियन पहुँचने बहुत दूर है। फिर अमेरिका है 23-24 के पास, तो वो बहुत दूर है अभी भी। लेकिन तीसरे नंबर पे हम लोग ज़रूर, मतलब कुछ ही सालों में पहुँच जाएंगे। क्योंकि एक है हमारी विकास दर उनसे ज़्यादा है। अब तो जर्मनी का इस साल तो विकास दर नेगेटिव में है, हाँ, और जापान का भी जीरो के इर्द गिर्द पे चलता है। मतलब कभी कभी वो 0 पे है, कभी कभी 0 से थोड़ा ऊपर है। तो मतलब हमारे यहाँ जो विकास दर है वो काफ़ी उनसे आगे है। तो ये जो कॉम्पाउंडिंग से हम लोग उससे निकल जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि हम लोग तीसरे नंबर तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद कठिनाई है क्योंकि आगे जो हैं वो लोग बहुत दूर हैं हमसे। लेकिन कोई बात नहीं, इसका मतलब नहीं कि कोशिश नहीं करेंगे, समय लगेगा, कोशिश करेंगे। तब तक, मतलब इस दशक के अंत तक, हमारा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा है वो वर्ल्ड क्लास नहीं है, लेकिन वर्ल्ड क्लास के आसपास पहुंच जाएगा। और बहुत बहुत शहरों में देखेंगे आप, मुंबई में अभी अगर गए हैं देखेंगे कि बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ भी कुछ कुछ हो रहा है, इसके वजह से आप लोगों को परेशानी होगी क्योंकि बहुत धूल मलबा होता है कंस्ट्रक्शन के टाइम, लेकिन बन रहा है आपके आंखों के सामने, मेट्रो बन रहे हैं, तो हम लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। तो
इस दशक के अंत तक वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लोग को निवेश करना है, जिस पे हम लोगों ने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया, तो उनका मैं बताता हूँ। एक है हमारी जो ये न्याय प्रणाली है। तो हमारी जो न्याय प्रणाली है उसमें 4 करोड़ केस अटके पड़े हुए हैं, और आप सब जानते हैं तारीख पे तारीख सब जानते हैं। तो इस समस्या को हमको हल करना ही पड़ेगा, और इसके लिए सरकार को तो करना पड़ेगा, लेकिन न्याय व्यवस्था को अपने आप को भी ठीक से उसको सुधारना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा। सिर्फ ये सरकार की तरफ से नहीं हो सकता है। तो ये न्याय व्यवस्था को और सरकार को बैठ के थोड़ा फास्ट बहुत चीज़ें हैं, प्रोसेस चेंज करना है, बहुत कुछ करना है। मैं इन पे घुसूँ, मैं इस पे पूरा एक एपिसोड कर सकते हैं आप, क्या क्या करना है न्याय व्यवस्था पे, लेकिन इसमें हम लोगों को ध्यान देना ही पड़ेगा। एक ये हुआ। दूसरा है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली है उसको हम लोगों को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि रोज़मर्रे के बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो ठीक है, ऊपर से मोदी जी ये कर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों के सचिव जो हैं वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पहले से साफ भी हैं, सब ठीक है। लेकिन आपके रोज़मर्रे की ज़िंदगी में आप क्या करते हैं? आप अगर अपने प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना चाहते हैं, या आपके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई तो उसका ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों में किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाएं, आपका तो मतलब वहाँ रिश्वत अभी भी चलता है, प्रोसेसेस वही पुराने 50 साल पुराने वाले प्रोसेस हैं, कहीं कहीं कंप्यूटराइज भी नहीं है। तो इनका जो रिफॉर्म है ये केंद्रीय सरकार नहीं कर सकती, ये आपको राज्य सरकार से ही करवाना पड़ेगा। जो केंद्र सरकार के स्तर पे जो किया जा रहा है, अब हम लोग काफ़ी सारा कर लिया है, अब मैं नहीं करा, बहुत और भी आगे करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ है ये राज्य सरकारों से और पब्लिक को उनसे मांगनी पड़ेगी कि हर चीज़ मोदी जी करेंगे, ऐसा नहीं है। आप आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर से पूछिए, आपके काउंसलर से पूछिए, इन छोटी छोटी चीज़ों का फिर सुधार करना पड़ेगा। तीसरा, हम लोगों ने शहरों का जो इंटरकनेक्शन है उसको तो हम लोग बदलाव कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स बन गए अच्छे क्वालिटी के, अब हाईवेज़ भी अच्छे क्वालिटी के बन रहे हैं, 5-6 साल में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अब रेलवेज़ में बहुत निवेश करने वाले हैं, इस साल अब 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा दिया गया है रेलवेज़ को, इसको अपग्रेड करने। तो मतलब शहरों के बीच का जो कनेक्टिविटी है वो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन शहरों के अंदर की परिस्थिति, अब यहाँ इस एरिया की देख लीजिए, मैं मोतीबाग से पीतमपुर आया, जो मेन रोड है बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर जब आप उससे निकलते हैं साइड रोड में जाते हैं, उनकी परिस्थिति अभी भी वही है। तो म्यूनिसिपल गवर्नेंस जो है, नगर निगम का जो काम है, उस पर अब ध्यान देना पड़ेगा। और ऊपर का ढांचा अच्छा भले ही हो, लेकिन आपके रोज़मर्रे की ज़िंदगी में तो वही नगर निगम का काम है। तो ये सब जो सुधार हैं उन पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार आएगी। थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि जो भी अभी तक आपने किया है इस पद पर, उसमें आज तक का सबसे सही डिसीजन आपका कौन सा था और सबसे खराब डिसीजन कौन सा था, और सही से आपने क्या सीखा और खराब से क्या सीखा? कहना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि याद रखिए कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ उसका मैं हमेशा कह नहीं सकता कि मैंने राइट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्वड, नॉट ओनली अ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्वड, इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन। तो हम लोग कभी बताते नहीं है कि किस डिसीजन को किसने लिया, मतलब साफ से नहीं बताते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 5 साल तक मैंने ये इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक समीक्षा का एडिटिंग और काफ़ी सारे चैप्टर्स लिखे हैं उसमें, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि किस चैप्टर को मैंने लिखा और किस चैप्टर को नहीं। एडिटिंग मैंने किया, लेकिन बहुत सारे लोग लिखते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव है। एक है कि आपको याद है बैंकों का जो NPA का जो दौर रहा, हाँ, तो उसको जो सफाई जो किया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत, उसमें भी मेरा छोटा सा एक योगदान है। और फिर कोविड के समय जो हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, जो दूसरे देशों से अलग था, दूसरे देशों ने क्या किया, बहुत पैसा खर्च कर दिया इधर उधर, पूरा मतलब अपना वित्तीय घाटा बढ़ा के। तो उस समय आपको याद होगा कि बहुत लोगों ने हम लोगों को बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया कि इंडिया में आप लोग देखिए, अमेरिका में ऐसा कितना खर्च किया, ये स्टिमुलस चेक दिया, ये किया, खर्च किया। तो उस समय आपको याद होगा कि मैं स्वयं टेलीविज़न पे आके बता रहा था, देखिए ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सिस्टम पे अगर आप ब्रेक को दबा रहे हैं तो साथ साथ अगर एक्सेलरेटर को भी दबाएंगे तो इंजन गर्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने जो
ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने खर्च नहीं किया, हम लोगों ने 800 मिलियन लोगों को फ्री में खाना का व्यवस्था किया, वैक्सीनेशन वाला भी किया हम लोगों ने, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट के लिए खर्च भी किया। लेकिन हम लोगों ने उस अंधाधुंध तरीके से जो अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में या श्रीलंका में जैसे जिस तरीके से अंधाधुंध खर्च कर रहे थे, हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने बहुत नियंत्रित तरीके से किया। इसीलिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो महंगाई दर है उस तरीके से स्पाइक भी नहीं हुआ और अभी नियंत्रण में आ गया है। अभी ब्रिटेन में देखिए पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर है। तो ये जो है हम लोग नियंत्रित तरीके से हर जो सप्लाई साइड रिफॉर्म्स हम लोग करते जा रहे हैं, वही मैं कहूँगा यही हमारा सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी रहा है। उसमें मेरा छोटा मोटा एक योगदान भी है। एनी स्ट्रैटेजी जो आप कहते हैं पास में, नॉट मे बी रिसेंटली, 10 साल में नहीं, 20 साल, 30 साल, 40 साल में जो आपने स्टडी किया, मे बी एट एन इंडिया लेवल और ग्लोबली, हाँ, आई अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ सम रीजन यू मे नॉट बी एबल टू टेल इट एग्जैक्टली की पिन पॉइंट करके कि ये, बट समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स जो आपने देखा कि ये ब्लंडर है, ये हमें नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में, जो चाहे किसी और कंट्री ने किया चाहे हमने ही किया पास में, हमने भी किया, जहाँ से हमने कुछ सीखा है। मैं आपको एक उदाहरण, देखिए क्या होता है कि कोई भी समस्या सामने आ खड़ी होती है तो आज भी भारतीय चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कुछ करे। देखिए सरकार एक सीमित क्षेत्र में उसका जो प्रभाव है हो सकता है। हर एक चीज़ में अगर आप सरकार को खींच के लाएंगे ना तो अंत में क्या होगा, हर चीज़ ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगा। सरकार का एक स्थान है हमारे राष्ट्रीय जीवन में, एक स्थान है, लेकिन उससे कभी भी सरकार को आगे उसको सीमित रखने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो बहुत ही जल्दी अफसर आपकी ज़िंदगी में दखलंदाजी करेंगे और ये चीज़ हम समझते नहीं है। हमारा डिफ़ॉल्ट है कि गवर्नमेंट को हर चीज़ में घुसाएं। ये नेशनल एटीट्यूड से आता है और एटीट्यूड ये है कि हम लोग जाकर, हर एक आदमी सरकारी नौकरी चाहता है। क्यों? आप जाके अपना कंपनी बनाइए, रिस्क लीजिए। आपने रिस्क लिया है, आपने कितनी सारी नौकरियां उभर आई आपके कारण, आपके रिस्क लेने से। तो ये जो नेशनल एटीट्यूड है ऑफ स्टार्टअप्स, ऑफ इनोवेशन, ये होना चाहिए नेशनल एटीट्यूड, न कि हम लोग सब जाके सरकारी नौकरी करना चाहिए। सर ये आपने बात बहुत अच्छी कही है और ये ऐसा होना चाहिए, बट द चैलेंज इज कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो सेशंस होते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे आते हैं 18-19 साल के, 20 साल के, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। ये चीज़ सरकार इसको सॉल्व नहीं कर सकती है, ये समाज के एटीट्यूड से ये उभरता है। और वो कैसे चेंज होगा? वो समाज को ही चेंज करना पड़ेगा। यही मैं बता रहा था, आप जैसे इन्फ्लुएंसर हैं, या अपने आप सोचिए अगर हर आदमी सरकारी अफसर बन जाएगा तो देश चलेगा कैसे? और प्लस कंपटीशन भी तो बढ़ता जा रहा है ना वहाँ पर। नहीं, और अंत में याद रखिए कि आप सरकारी अफसर का जो सैलरी मिल रहा है उसको, वो किसी के टैक्स से आ रहा है, राइट? तो टैक्स भरेगा कौन? अगर कोई व्यापार ही नहीं करेगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगा, स्टार्टअप्स नहीं होंगी, remember the government is ultimately a parasite. It is a necessary parasite because you need to maintain law and order, infrastructure, etc. But it is not a generator of value. मतलब आप ये कह रहे हैं कि that is basically an expense, तो कहीं से तो रेवेन्यू भी आए ना। हाँ। और रेवेन्यू आएगा जब ये नेशनल एटीट्यूड हमारा चेंज होगा कि सबको जो अभी आज Value generation is the game. हाँ Sorry, मैं अंग्रेजी में इसको समझा रहा हूँ। हाँ हाँ प्लीज आप अंग्रेजी में ही So my समझाइए। point is this: that ultimately the economy is a generator of value. What is GDP? It's a generator of value. राइट। The government is allowed to tax this value in order to do a few things that the private sector and people at large cannot do. So we as citizens, now don't think of me as a government employee, I am a citizen just like you. We as citizens have given certain rights to the state in order that they do certain things that we needed to do. What are they? Law and order, defense of the country, basic infrastructure, run the legal system, etc., which private sector cannot run. Beyond that, the state has no role in national life. If you allow the state to interfere into your daily life, then remember that for that intervention, you will pay. There is no free lunch. सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, यू कैन चूज नॉट टू आंसर इफ यू डोंट वांट टू, बट द क्वेश्चन इज कि अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है इंडिया में, वो है फ्रीबीज का, कि पॉलिटिक्स में देयर आर लॉट ऑफ पार्टीज, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गिविंग फ्रीबीज टू पीपल, एंड वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो उसके बारे में मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा फ्रॉम द इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव,
कि क्या ये सही है, गलत है? आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? मेरा स्टैंड तो बहुत साफ है। ये जो रेवड़ी कल्चर है आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं, वो बहुत ही ख़राब चीज़ है। क्योंकि याद रखिए, इस सिस्टम में कोई फ्री कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपको एक रेवड़ी मिल रहा है तो याद रखिए इसका मतलब है वही सरकार और कहीं खर्च कम कर रहा होगा। तो आप दिमाग में ये साफ रखिए कि अगर आपको कह रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है या फ्री पैसा मिल रहा है, कोई भी मिल रहा है, तो इसका मतलब है और किसी चीज़ पे खर्च कम किया जा रहा है। इंफ्रा पे या और जगह पे, रोड्स पे या कहीं पर चीज़ पे कम तो करना है ना, एजुकेशन पे कहीं ना कहीं तो होगा ही। पैसा तो मैंने कहा ना, पेड़ पे तो उग नहीं रहे हैं। राइट। तो साफ आप दिमाग में साफ होना चाहिए कि ये हो रहा है। इसका मतलब नहीं है कि गरीबों के लिए कुछ खर्च करना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत सीमित तरीके से एकदम टारगेट करके खर्च करना चाहिए। जैसे बहुत गरीब लोग हैं या एक टॉयलेट बनाने की ज़रूरत है, ये तो न केवल जो टॉयलेट इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए चाहिए और पूरे समाज के लिए भी चाहिए, क्योंकि ये एक सैनिटेशन, इसका जो बेनिफिट है वो सैनिटेशन पे है। उसी तरीके से जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, कुछ ऐसे चीज़ें हैं राइट, जिस पे खर्च करना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मैं फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव देखता हूँ, हाँ। ये जो मॉडल है जिसको आप रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं या ये जो फ्रीबीज वाला मॉडल है, ये ग्लोबली सक्सेसफुल है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, बट इट्स अ बिग फेलियर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द कंट्री एंड द इकोनॉमी। एब्सोल्युटली। तो अब एक सिचुएशन इमर्ज होगी फ्यूचर में, आज नहीं तो कल, जब आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो इस तरह से फ्री में सब देंगे और वो पावर में आते चले जाएंगे। तो अब उस पॉइंट पे जा करके आप क्या करेंगे? इसीलिए मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, किसी एक राष्ट्र या समाज में सफलता तभी होगी जब वो समाज ही अपने आप समझने लगे कि क्या हो रहा है, इसे क्या सही है, क्या गलत है। हाँ, इसीलिए मैं पहले भी आपने कहा कि डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो समाज से सरकार पे प्रभाव है, सरकार से समाज पे नहीं है। तो अगर हमारे समाज जो लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, वो रेवड़ी मांग रहे हैं तो आपको रेवड़ी मिलेगा, लेकिन ये भी याद रखिए कि विकास भी बंद हो जाएगा। So the problem ultimately is we as citizens have to decide that. That's why we are a democracy. If we were not a democracy, then we can blame the leader or the politician or whatever. But if we are a democracy and we are a democracy and we are voting people for Revdi, then we'll get Revdi. Why blame the politician? जैसे कि अभी आपने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की बात करी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन एंड इन जुडिशरी, डोंट यू थिंक आवर इंडियन टैक्सेशन सिस्टम ऑल्सो नीड्स अ रिफॉर्म? आई जस्ट वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव on the taxes that is being applied to a middle class person. Suppose a person who falls under 30% tax bracket and is not earning a lot, means he is not rich, he is middle class, but he falls under 30% of tax bracket. So he is paying a major portion of his salary to taxes. But what benefits is he getting in return? देखिए, मैं टैक्स मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ, अल्टीमेटली खर्च करना पड़ा। आप जो ये डिफेंस देख रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, सरकारी सेवाएं हैं, उसके लिए जो पैसा खर्च होता है उसी के लिए दे रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मिडिल क्लास को ज़्यादा टैक्स किया जा सकता है, उस पर हम लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन टैक्स होना चाहिए कि नहीं है इस पर बहस नहीं हो सकता है, क्योंकि अंत में कहीं ना कहीं से तो ये पैसा जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना मुझे। हाँ, आप सब यूपीएससी करना चाहते हैं तो आपको तो फिर आप सरकारी सैलरी देनी पड़ेगी, तो कहीं से तो मैं वो उसको दूंगा, जनरेट करना पड़ेगा, जनरेट करना। तो पहले ये साफ कर लीजिए कि कहीं न कहीं मुझे टैक्स करना ही है। अब मुझे ये सोचना है कि मैं किस तरीके से ये टैक्स जमा करूंगा जिससे सिस्टम में जितना उसका जो दर्द है उसको मैं सबसे सब कम कर दूं। इसीलिए मैं एक ही जगह टैक्स नहीं करता हूँ, नहीं तो एक ही लोग उसको पूरा भरेंगे। तो मैं विभिन्न तरीके से इसको टैक्स करता हूँ सिस्टम को। एक है कि मैं इंपोर्ट ड्यूटी लगाता हूँ, मतलब आयात पे टैक्स है। दूसरा है मैं जीएसटी लगा रहा हूँ। पहले बहुत तरीके के टैक्स थे, मैंने कम करके एक ही टैक्स कर दिया, एक ढांचा बना दिया जिसको जीएसटी कहते हैं। तो एक और हो गया। फिर हो गया आयकर। आयकर में दो तरीके के, एक कॉर्पोरेट्स पे लगता है, जो कंपनीज में मुनाफा जो होता है उसमें लगता है, और दूसरा है कि पर्सनल टैक्स है, जो व्यक्तिगत टैक्स जो है। आप जो कह रही हैं वो व्यक्तिगत है। तो देखिए, मैं आपसे सहानुभूति रख सकता हूँ क्योंकि मैं भी टैक्स भरता हूँ, लेकिन अंत में मुझे कहीं ना कहीं करना है। अगर देश में सभी लोग टैक्स भरेंगे, और हमारे यहाँ बहुत लोग हैं टैक्स नहीं भरते हैं,
लेकिन अगर ज़्यादातर लोग टैक्स भरने लगेंगे तो मैं इस टैक्स की बोझ को कम कर पाऊंगा, क्योंकि मैं फिर ज़्यादा लोग भरेंगे तो मैं इसको घटाता जाऊंगा और इसको लाइट कर दूंगा। There are a lot of people who are doing small businesses, medium businesses and all that. उनका ये कहना है, जो आप कह रहे हैं वही बात वो कह रहे हैं, वो बस अलग तरीके से कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो टैक्स भरें तो मैं टैक्स का जो रेट है वो घटाऊं, वो कह रहे हैं कि टैक्स का रेट घटेगा तो हम टैक्स भरेंगे। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। जब तक सब नहीं भरेंगे हम लोग घटा नहीं सकते, क्योंकि अंत में मैं उतना ही घाटा, वित्तीय घाटा तो उतना ही चला सकता हूँ ना मैं। मतलब आप पहले कम नहीं कर सकते, पहले ऐसा नहीं मैं है कर रहा हूँ, रिस्क नहीं देखिए, कभी कभी मैं रिस्क लेके कर रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने कॉर्पोरेट्स का टैक्स पहले घटा दिया और ऐसा हुआ अभी कि लोगों ने ज़्यादा टैक्स भरा, लेकिन मैं उस आधार पे सब कुछ नहीं कर सकता। इसके वजह से क्या हो रहा है ना, जो HNIs हैं इंडिया में, दे आर लिविंग कंट्री बिकॉज उनको यहाँ पर हायर रेट पे करना पड़ रहा है टैक्सेस, जिसकी वजह से एक ब्रेन ड्रेन सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो डोंट यू थिंक दिस सिचुएशन इज लाइक अच्छी नहीं होगी इंडिया की फ्यूचर GDP ग्रोथ के लिए, बिकॉज जो अच्छे माइंड्स है वो इंडिया से तो बाहर ही चले जाएंगे इस केस में। देखिए, ये समस्या का समाधान आसान नहीं है, क्योंकि अगर मैं अचानक से घटा दूं, ठीक है वो रह तो जाएंगे, लेकिन 2-3 साल के लिए तो मुझे घाटा लेना पड़ेगा ना। तो ये एक संतुलन की बात है। अंत में मेरा लक्ष्य क्या है कि टैक्स रेट्स कम हो, इसका जो दबाव है लोगों पे वो सबसे हल्का हो और लोग भरें, खुशी से भरें, यही मेरा लक्ष्य है। और धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत जगह टैक्स सिस्टम को सुधारा भी है और उससे टैक्स का लाभ भी हो रहा है। GST कलेक्शंस हर महीने आप देख रहे होंगे काफ़ी तेज़ चल रही हैं। तो मैं आपकी सोच से सहानुभूति रखता हूँ कि हमें ये पर्सनल टैक्स सिस्टम को और सिंपल करना चाहिए और अंत में इसके भार को हल्का कर देना चाहिए और इवन हो जाना चाहिए, इवन होना चाहिए, सब लोगों पे आए। ऐसा नहीं कि 2 या 3% लक्ष्य लोग तो टैक्स यही भर रहे है, हैं। लक्ष्य तो यही है, लेकिन एक झटके में अगर मैं ज़्यादा करने जाऊंगा ना, सिस्टम टूट जाएगा। आप जब GST किया गया तो सब रो रहे थे 1-2 साल, अंत में सब अब मानते हैं कि ये सिस्टम अच्छा है। तो हर सिस्टम को बदलने के टाइम में सब रोते हैं। देखिए, अब अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अब इसकी वजह से रोड बंद होती है और भाई धूल मिट्टी कंफ्यूजन रहता है जब बन रहा है। तो अगर हम लोग ज़्यादा चीज़ एक साथ करने जाएंगे तो फिर हमारे मतलब एक विद्रोह, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ जाएगा। नहीं, और वैसे भी विद्रोह हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए। इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू। भाई आज की वीडियो देखकर जो है ना एक चीज़ तो क्लियर होगी कि भाई इकॉनमीज़ को चलाना जो है बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि एक शख्स का फैसला तो होता नहीं है। क्योंकि हम जब सोचते हैं कि भाई हमारे ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर बैठ गया तो ठीक है भाई, जो फैसले वो करेगा सारे वही होंगे, लेकिन उसके पीछे एक जो मेजर टीम काम कर रही होती हैं, जो पूरी पॉलिसीज़ रीशेप्स देती हैं, भाई उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बिल्कुल, वैसे मेरे लिए भी ये नई जानकारी थी। ये बहुत सारे लोगों का ग्रुप मिलकर डिसीजन लेता है इकोनॉमी के लिहाज से, और फिर उसके बाद एक कलेक्टिव डिसीजन होता है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का होता है। अच्छा, और उसके साथ साथ मेरे लिए ये भी एक नई जानकारी थी कि जो एडवाइज़र हैं वो चेंज होते रहते हैं। हाँ। और उनकी भी एक आप कह लो कि जैसे उनको उनकी तरक्की बोल लो, मतलब उनका जो डेजिग्नेशन है वो ऊपर चलता जाता है ना, ऐसे ही है ना। सो आज की जो डिस्कशन थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं कहूँगी ये इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मोस्टली हम लोग जब देखते हैं वीडियोस तो उसमें वन साइडेड स्टोरी या वन साइडेड चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं, लेकिन इसमें आपको प्रॉज एंड कॉन्स दोनों के बारे में पूछा गया है कि हम मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं और नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं। मैं बिल्कुल एक बात से सहमत करूँगी कि हम लोग हर चीज़ में गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं या डिपार्टमेंट्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीज़न उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल ये दूंगी, जैसे कि सर ने बीच में बोला कि जैसे मेन रोड्स होती हैं वो तो बहुत अच्छी बना दी जाती है, लेकिन अंदर की जो रोड्स होती हैं उनको इतना अच्छे से नहीं बनाया जाता। सो अभी जैसे हम मोहल्लों में रहते हैं तो गलियों में क्या है कि आपको टूटी फूटी गलियाँ जो है वो नज़र आती हैं। पहले जैसे मैंने बोला कि 3-4 साल के बाद आपको फिर भी एक गलियाँ बनती हुई नज़र आती थी, अब तो कोई ऐसा चांस ही नहीं नज़र आता। उसके साथ साथ जो मुझे एक चीज़ नज़र आती है
सफाई के लिहाज से। अब सफाई वाली जो गाड़ियां हैं वो आती हैं, डेली आती हैं, कूड़ा उठाती हैं। अब उसके बाद लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर का कूड़ा जो है बाहर ना फेंकें। लेकिन मैंने देखा है लोगों की जिम्मेदारी यूँ उस तरीके से नहीं लेते। मतलब वो क्या करेंगे कि अगर गाड़ी लेट आ रही है, जल्दी आ रही है, जब भी आ रही है, उन्होंने अपना कूड़ा बाहर रख देना है, फेंक देना है। तो मुझे लगता है कि ये समझदारी तो इंसान के अंदर खुद होनी चाहिए कि हम बीमारियां जो बाहर इतनी फैला रहे हैं वो हमारे घर में भी आएंगी। तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे लोग जो हैं वो गलत लगते हैं, जैसे पान खाकर पिचकारी फेंक देना, ये चीज़ भी गलत है। बुरा भी लगता है, आप दीवारें गंदी करते हो, आप इन्वायरमेंट गंदा करते हो, देखने वाले को गंदा फील होता है। सो बहुत सारी मैंने देखा है कि छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं और हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते। यार सबसे बुरी आदत जो जैसे वीडियो में भी जो है वो बताएगी कि जो हम लोगों को लगेगी भाई मुफ्त की रेवड़ियाँ जो खाने की जो आदत होती है ना, अभी ये देखिए जैसे कचरे वाली बात है, नो डाउट भाई गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज़ को पे करती है, लेकिन ऑन द अदर साइड कई इलाके ऐसे भी जहाँ पे जो उनके प्राइवेट जो हैं वो लगे हुए हैं, महीने का वो आपसे 100-200 रुपया लेते हैं और आपका कूड़ा उठाकर वो जो है वो डेली बेसिस पर ले जाते हैं। सिर्फ एक दिन हफ्ते में वो छुट्टी करते हैं, जो कि भाई ठीक है, होनी बिल्कुल राइट है, होनी चाहिए। लेकिन बाकी दिनों में वो आपका कूड़ा उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको जो है गली इनके कुछ इलाके ऐसे भी देखेंगे जो कि भाई गवर्नमेंट पे ही रिलाई करते हैं। वही आपकी वाली बात, ना दिन देखा ना रात देखी, भाई सीधा कूड़ा जो है घर से बाहर, इस तरह के लोग भी आपको देखने मिलते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि भाई शहरों के बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रैफिक जो है लोड देखने को मिलता है। लेकिन जो शहरों के अंदर एक डेली बेसिस की जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जो है मैं कहूँगा मीनिंगफुल होती हैं, क्योंकि भाई शहरों के अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत मैटर करता है। हम अक्सर यहाँ पर भी देखते हैं भाई ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिलता है, आपको जो है हर जगह जगह पानी जो है वो देखने को मिलता है। ख़ास तौर पर जब मानसून का सीज़न आता है तो तब जो एक जो निज़ाम होता है वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो है वो चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्सीज पे रिलाई करती है कि भाई टैक्सीज अगर उन्हें मिलेंगे तो वो हर जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने की कोशिश करती है। वैसे ऑनेस्टली बोलूं, टैक्स वाली बात पर जो यंग लेडी थी कि जो उनका क्वेश्चन था, मैं बिल्कुल उस चीज़ से एक बात अग्री करूंगी। मैं मानती हूँ टैक्स देना चाहिए, इवन हम लोग भी अपनी प्रॉपर्टी का यहाँ टैक्स पे करते हैं, लेकिन इन रिटर्न हमें क्या बेनिफिट मिलता है? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग टैक्स पे करते हैं, जैसे हम यूरोप में भी बात करेंगे, वो लोग अगर सारे साल मतलब सारी ज़िंदगी वो टैक्स पे करते हैं तो जो बाद वाली ज़िंदगी है वो उनकी सिक्योर हो जाती है। ठीक है ना, उनको ये नहीं होता कि हमें भाई अब कमाना पड़ेगा, हमारा खर्चा कौन उठाएगा, हमारे बच्चे उठाएंगे या हमारा हस्बैंड रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी नहीं होती टैक्स पे करके। मोर ओवर टैक्स को सब लोग तो पे कर ही नहीं रहे। जिन पर आपका जोर चल रहा है आप उनसे टैक्स कलेक्ट करवा रहे हो, जिन पर नहीं चल रहा उनसे टैक्स पे नहीं हो रहा। तो ये मुझे अपने यहाँ पर हमारे सिस्टम की, पाकिस्तान की मैं बात करूँ, ये मुझे बहुत बुरी एक मैं कहूँगी कि एक फ्लॉ लगता है। और अक्सर मैं और मौजूद हम लोग ये चीज़ डिस्कस भी करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे भी तो कर सकती है कि कोई इस तरह का स्कीम इस तरह की लेकर आए कि जिसमें वो ये रखे कि जो लोग टैक्स पे करेंगे उनको ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं, या कोई भी उनकी लाइफ में, या अगर वो बाहर की किसी कंट्री में जा रहे हैं, एयर ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें उनको डिस्काउंट मिला, कुछ भी वो एक ऐसी स्कीम चला सकते हैं जिसमें लोग जो हैं आप कह लेंगे एक अट्रैक्ट भी हों और वो विलिंग भी हों। लेकिन गवर्नमेंट का पे करना रोल बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, चाहे हम वो कहें जैसे सर ने बोला कि जो स्टेट लेवल पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, मतलब लेकिन ये कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके लिए, जैसे अगर हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब की गवर्नमेंट का ये इम्पोर्टेंट एक रोल बनता है कि भाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे, हमें पानी साफ पीने को दे, हमारी जो सीवरेज सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, मानसून में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सारी चीज़ें जो है वो ना हम लोगों को एक आम व्यक्ति को फेस करनी पड़े। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ये चीज़ें जो हमारे यहाँ पर लोगों के माइंड में ही नहीं आता। एक तो वो टैक्स पे करना ही नहीं चाहते, सिरे से टैक्स पे नहीं करना चाहते, बिजली चोरी होती है और गैस चोरी होती है, बहुत सारी चीज़ों में, हर चीज़ में आप चोरी करना प्रेफर करते हो रादर देन कि आप सिस्टम को थोड़ा स्मूथ लेकर चलें। तो मुझे लगता है कि जब तक वाकई में हम खुद अपने अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, हम नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। यार असल में देखें ना कि क्या नाम लेते हैं, हम लोगों को आज तक यही यहाँ पे
नहीं पता कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वो क्या काम है। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हालांकि देखा जाए तो भाई शहरों के अंदर जितना भी काम, जैसे लाहौर शहर की अगर मैं बात करूँ भाई, जितना भी काम है या ये तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने देखना है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है यहाँ की। अब यहाँ पे मैं कहूँ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आकर देखे भाई वो तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल ठीक है, और बहुत सारे मामला की शहर के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन शहर के अंदर भाई सीवरेज का निज़ाम, शहर के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम या डेवलपमेंट का निज़ाम या कोई भी कागजाती या डॉक्यूमेंट्स का जितना भी काम है उसका तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है कुछ लेना देना नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम होते रहना, चीज़ों के बदलते रहना, और लोगों को एक जो मुफ्तखोरी की आदत लगाई है, ये भी नहीं मैं कहूँगा कि भाई जो फ्रीबीज है वो एकदम ही ख़त्म कर दें, क्योंकि आपने इतनी देर से लोगों को लगाई हुई है, वो एकदम भी आप हटाएंगे तो वो भी लोगों को जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप टाइम टू टाइम लोगों को चीज़ों में यानी कि उनके कारोबार में उन्हें बेहतरी लेकर आएँ, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि भाई लोगों जो है ज़्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो करें, लेकिन साथ साथ जो है दूसरी चीज़ों में भी जो है आप लोगों से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाथ खींचना चाहिए। एकदम भाई टैक्स जो है वो 2% से 10% कर दिया तो भाई अच्छे से अच्छा बंदा भी जो है उसकी भी चीखें जो है वो निकलेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो है वो मुझे देखने को मिलती है, और भाई जो टैक्स लगता है उसमें एक और चीज़ जो मुझे बहुत बड़ा फ्लॉ देखने को लगता है कि भाई अमीरों पे जो है ना उस तरह टैक्स नहीं लगता है जिस तरह जो है एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जो है वो पे कर रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ की मैं तारीफ करना चाहूँगी, हम लोग जितने भी इंडियन हम कहेंगे पॉलिटिशियंस को सुनते हैं, उनको अपनी अपनी फील्ड में इतनी कमांड होती है कि वो मतलब डिटेल नॉलेज आपको जो है वो डिलीवर करते हैं। और अदर साइड मैं हमारे यहाँ पर मिनिस्टर्स को देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना उसका तो आंसर उनके पास नहीं होता, लेकिन वो दूसरी तीसरी हुकूमत और उनके लोगों के लिए अगेंस्ट बोलकर तो भाई सारी चीज़ें जो है उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन एक कांटेक्ट होना चाहिए, ऐसी डिबेट्स होनी चाहिए स्पेशली यूथ के साथ, और इतना फ्रीडम भी देना चाहिए कि जिसके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे पूछे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें क्लियर हो जाती है। जैसे अगर संजीव सर की बात करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने एक अभी देखा कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से इंडिया 5वें नंबर पर है, तो कैसे धीरे धीरे ऊपर आएगी, और जो उनको लग रहा है जिस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने वो चीज़ भी बयान की कि इंडिया और चाइना के बीच में एक जो है वो ह्यूज डिफरेंस है। सो उस चीज़ को भी उन्होंने ये बोला कि हम कवर कर सकते हैं अगर हम काम करते नहीं, लेकिन उस गैप को फिल करने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो इतना प्रैक्टिकल होना, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों को क्लियरली हर चीज़ सामने बता रहे हैं। और दूसरा, हाँ, कुछ चीज़ें हम लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सो मुझे लगता है कि वो चीज़ें भी हम लोग को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। बाकी मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अग्री करती हूँ कि सबसे पहले हमें खुद में रिफॉर्म्स लाने की बहुत शदीद वाली ज़रूरत है, स्पेशली पाकिस्तानी लोगों के लिए। तो कसम से पता नहीं, मैं बहुत शिद्दत से ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग जो है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो बेहतर हो सके। बिल्कुल। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आपको आज की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी, और आपका टैक्स पेयर के लिहाज से क्या मतलब सोचना है कि अगर टैक्स पे करते हैं तो जो टैक्स पे कर रहे हैं लोग उनको कैसे कैसे बेनिफिट्स जो हैं वो मिलने चाहिए, और अभी इंडिया में कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो टैक्स पेयर को दिए जा रहे हैं वो भी ज़रूर हम लोगों को बताइएगा। और इसी के साथ मैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।